Hello friends, good morning, namaste. This is me Hemant Agrawal, faculty of mathematics, and you are very welcome on my YouTube channel Maths on Class. दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन लेके आया हूँ। इस चैप्टर को हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जेई सिलेबस में, जेई एडवांस के सिलेबस में चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जेई मेंस के सिलेबस में इस चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है। और जेई मेंस के एग्जाम में हर बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ऑर्डर्ड सेट से। ऑर्डर्ड सेट, राइट। ऑर्डर्ड सेट के बेस पे फिर डेफिनेशन बनेगी ऑर्डर्ड पेयर की। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, या टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के जो टाइप्स हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखो, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर में वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। जेई मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन का ही क्वेश्चन आता है। तो इस वाले पोर्शन को आप ठीक से अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिलेशन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम ऑर्डर्ड सेट से। ऑर्डर्ड सेट, राइट। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? देखो, इस डेफिनेशन में जो सेट है, सेट के बारे में आप जानते हैं। सेट कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स होता है जिसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। और सेट में जब एलिमेंट्स को लिखा जाता है तो उनका जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मींस जनरली किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई सेट ए है, लेट दिस बी सेट ए। अब मान लीजिए हम इन एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करें। मींस पहले सी को लिखा, फिर ए को लिखा, फिर बी को लिखा। मान लो पहले बी को लिखा, फिर सी को लिखा, फिर ए को लिखा। तो ये जो सेट है, ये सेट भी ए के ही इक्वल होगा और ये सेट भी ए के ही इक्वल होगा। यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब हमको सेट में केवल कलेक्शन से मतलब होता है, राइट। एलिमेंट जो आ रहे हैं वो एलिमेंट अगर सेम है दो सेट्स में, अब वो चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हों, तो वो दोनों सेट इक्वल ही कंसीडर किए जाते हैं, सेम ही कंसीडर किया जाते हैं। तो मींस सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट हो जाए, ऑर्डर को भी कंसीडर किया जाए, तो फिर इस सेट को हम ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड सेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज है जो आपका जर्नल सेट होता है। जर्नल सेट में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जर्नल सेट इज ओनली द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन ऑर्डर्ड सेट में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर फिक्स हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने पर सेट चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड सेट में जो ऑर्डर है, ऑर्डर्ड वर्ड जो है, ये इसी बात को शो कर रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो वो ऑर्डर्ड सेट होता है। और ऑर्डर्ड सेट को डिनोट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ किया जाता है। जैसे जनरल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ऐसे ही ऑर्डर्ड सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, राइट। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मान लो आपने ऐसे ए बी सी 3 एलिमेंट्स लिख दिए, तो एक ऑर्डर्ड सेट हो गया। इसमें इनका ऑर्डर फिक्स हो गया। मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए कंसीडर किया जाएगा, सेकंड एलिमेंट बी कंसीडर किया जाएगा और थर्ड एलिमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा? सी, राइट। अब अगर मान लो कोई इनका ऑर्डर चेंज करता है, मान लो किसी ने पहले बी को लिखा, फिर सी को लिखा, फिर ए को लिखा। अब चूंकि ऑर्डर चेंज हो गया तो ऑर्डर चेंज होने पर ये जो सेट है इस सेट से डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स दीज टू सेट्स विल नॉट बी इक्वल। ये सेट्स इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज है दोनों सेट्स में। जबकि ये इस तरह से करली ब्रैकेट वाले अगर सेट होते दोनों, तो फिर ये इक्वल सेट होते, राइट। तो एक बार पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि ऑर्डर्ड सेट क्या है। देखिए, डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? जनरली द ऑर्डर ऑफ elements in a set
is not important, right? But if order of elements matters means order of elements अगर important हो, order of elements matters in a set, then that set is called an ordered set. तो फिर उस सेट को हम ऑर्डर्ड सेट कहते हैं. ये ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है. जैसे आप एग्जांपल समझें, हमने लिखा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था. तो एक ऑर्डर्ड सेट हो गया, राइट. अभी ऑर्डर्ड सेट है, इस बात को कौन बता रहा है? ये ब्रैकेट बता रहे हैं, राइट. अब हमने लिखा ए कोमा बी, ये भी एक ऑर्डर्ड सेट है. फिर हमने लिखा 1 3 5 7 9, ये भी क्या है? एक ऑर्डर्ड सेट है, राइट. तो ऑर्डर्ड सेट की पहचान हो गई कि ऑर्डर्ड सेट का पता कैसे चलेगा. ऑर्डर्ड सेट को लिखने के लिए स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ किया जाएगा और एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा? कोमा. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, राइट. ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का मतलब, अगर मान लीजिए इसमें मैं बी सी ए लिखूँ तो ये इसके इक्वल नहीं होगा. यहाँ भी अगर मान लो बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, तो वो इक्वल नहीं होंगे. अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, आप जब दो ही एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर सेट में तो इसका मतलब इंटरवल से नहीं समझेंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल जो होगा, दो एलिमेंट से बना जो ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल ए कोमा बी की अगर मैं बात करूँ तो उसको भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन यहाँ पे इंटरवल नहीं है, यहाँ पे क्या है? ऑर्डर्ड सेट है, राइट. तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया एलिमेंट्स का. अच्छा, इसके बाद फिर बात आती है इनके नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण कैसे होता है, इनको हम रीड कैसे करते हैं. तो देखिए, अगर किसी ऑर्डर्ड सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, जैसे x1 x2 x3 अप टू xn, तो इस ऑर्डर्ड सेट में कितने एलिमेंट हो गए? n. तो जब किसी ऑर्डर्ड सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसका नाम होता है ऑर्डर्ड n टुपल. उसको हम क्या रीड करते हैं? ऑर्डर्ड n टुपल. जैसे आप ये देखें, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम क्या रीड करेंगे? ऑर्डर्ड 3 टुपल, राइट. ऐसे ये भी ऑर्डर्ड 3 टुपल हो जाएगा. ये वाला जो ऑर्डर्ड सेट है इसको हम क्या रीड करेंगे? ऑर्डर्ड, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5, ऑर्डर्ड 5 टुपल. और स्पेशली अगर बात करें किसी ऑर्डर्ड सेट में अगर दो ही एलिमेंट्स हो, जैसे इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इसको आप ऑर्डर्ड 2 टुपल बोल सकते हो. और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के नाम से, राइट. तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताएं. ऑर्डर्ड पेयर, तो यहां पे ऑर्डर्ड सेट से तो केवल आपको ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन निकालनी थी. ऑर्डर्ड पेयर जो है ये इंपॉर्टेंट है इसमें. ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा ऑर्डर्ड सेट होगा जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स होंगे. एन ऑर्डर्ड सेट विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना. जैसे एग्जांपल बताएं इसके, ए कोमा बी, तो इसको हम क्या रीड करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी. आपने लिखा ऑर्डर्ड पेयर 3,4, तो ये ऑर्डर्ड पेयर 3,4 हो जाएगा, राइट. यहाँ पे ध्यान रखें, जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है. ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर विल नॉट बी इक्वल टू बी कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर. ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, राइट. और आप एक बात और ध्यान रखें, अगर मान लीजिए 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, जैसे ए कोमा बी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, देन तो उस केस में देखिए दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे, दोनों के सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे. मींस ए इक्वल टू एक्स होगा एंड बी इक्वल्स टू क्या होगा?
वाई, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मैटर करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है एक्स, तो ए की वैल्यू एक्स होगी और बी की वैल्यू क्या होगी वाई। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन सिंपल है, ऑर्डर्ड सेट से क्या निकल के आता है ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर एकदम सिंपल है। अब इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखो जैसे मान लिया हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन their कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। अब आगे से शॉर्ट में इसको हम क्या लिखेंगे C डॉट P, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस P। तो A और B दो अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे A क्रॉस B से। और ये जो A क्रॉस B आएगा ये उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेट A को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेट B को बिलोंग करता है। मींस A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, all ordered pairs in which first element belongs to set A and second element belongs to सेट B। A क्रॉस B उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेट A का है और सेकंड एलिमेंट सेट B का होता है। इसको आप ध्यान रखें, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट B। इसी तरह से अगर मान लो हम B क्रॉस A प्रोडक्ट की बात करें, B क्रॉस A तो A क्रॉस B था, तो B क्रॉस A जो सेट होगा वो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जिनमें फर्स्ट एलिमेंट B का होता है और सेकंड एलिमेंट किसका होता है A का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा ये। तो ये डेफिनेशन थी, तो एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिया जैसे मैंने, लेट सेट A में एलिमेंट लिए 1 2, सेट B इसमें एलिमेंट लिए मैंने A B C, तो A क्रॉस B दिस इक्वल्स टू, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A और B का उसको हम किससे लिख रहे हैं A क्रॉस B से। तो A क्रॉस B जो सेट आएगा वो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जिनमें फर्स्ट एलिमेंट A का है और सेकंड एलिमेंट किसका है B का। तो देखिए इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना है, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ 1, तो 1 के ऑर्डर्ड पेयर बना लो आप B के सभी एलिमेंट्स के साथ में बारी बारी से। तो 1 A 1 B 1 C, तो 1 का एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। जब दो सेट्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, दो सेट्स के जब प्रोडक्ट की बात आती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब उन सेट्स के एलिमेंट्स के आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। प्रोडक्ट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाना। तो यहाँ पे जो 1 था, 1 का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट करेंगे, मींस 1 के इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के आपको लिखने हैं 1 A 1 B 1 C। फिर आएगा 2, तो ऐसे ही 2 का जब प्रोडक्ट करेंगे तीनों के साथ तो 2 के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 2 A 2 B 2 C, राइट। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इन सब का जो सेट होगा वो A क्रॉस B होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर मान लीजिए ऐसे ही हम B क्रॉस A को फाइंड कर रहे होते, B का प्रोडक्ट किससे कर रहे होते A से, तो अब B के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना होता है A के एलिमेंट से, मींस B के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर
एक एलिमेंट्स के साथ में आपको बनाने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ए के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 और 2 के साथ, तो ये बनेगा A,1 A,2, तो A का प्रोडक्ट हो गया दोनों के साथ। ऐसे B का दोनों के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो B,1 B,2, और C का करेंगे तो C,1 C,2। तो ये जो सेट आएगा ये B क्रॉस A को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो दरअसल उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा, सभी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करे। तो ये ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, राइट। ऐसे अगर मान लीजिए आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं तो बी से ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं बी के एलिमेंट्स के एक एलिमेंट्स के साथ में, जिनमें फर्स्ट एलिमेंट बी का है सेकंड एलिमेंट ए का है, तो उन सब का सेट बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, राइट। ऐसे और अब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए लेट ए हमने लिया P Q R और एक B सेट कंसीडर कर लिया X Y Z, राइट। अब मान लीजिए हमको A क्रॉस B फाइंड करना है, ठीक है। तो A क्रॉस B जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखेंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट किसका होगा, बी का, ठीक है ना। तो ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट से प्रोडक्ट करना है। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट जैसे पी है तो पी का आप प्रोडक्ट करेंगे इन तीनों के साथ बारी बारी से। तो प्रोडक्ट करने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो पी कोमा एक्स, पी कोमा वाई, पी कोमा जेड। तो पी का प्रोडक्ट हो गया तीनों के साथ। फिर क्यू को उठाएंगे, क्यू कोमा एक्स, क्यू कोमा वाई, क्यू कोमा जेड। तो क्यू का तीनों के साथ प्रोडक्ट हो गया। फिर आर का प्रोडक्ट करेंगे तो आर कोमा एक्स, आर कोमा वाई, आर कोमा जेड। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। तो इनका जो सेट है ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। ऐसे ही हम बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। बेसिकली आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है नोट ध्यान रखने की, वो क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 5 और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 5, अगर ए और बी में से कोई एक या दोनों क्या हो, 5 हो, 5 का मतलब नल सेट हो, देन तो उस केस में ए क्रॉस बी क्या होगा, 5 होगा, और बी क्रॉस ए भी क्या आएगा, 5 आएगा। जिन दो सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं उनमें से कोई एक सेट या दोनों सेट क्या हो, नल सेट हो, तो फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक नल सेट आता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 2, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल्स टू n, अगर A सेट में m एलिमेंट और B सेट में कितने एलिमेंट हो, n एलिमेंट हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल्स टू mn। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, mn एलिमेंट्स होंगे। जैसे आप यहाँ देखें इस एग्जांपल में, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 × 3 एलिमेंट्स का मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A क्रॉस B में, 3 × 3 मीन्स 9। तो देखिए यहाँ पे 9 ही ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल्स टू 4, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 × 4 मीन्स 8 एलिमेंट्स का मतलब A क्रॉस B में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, 8 होंगे, राइट। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने की, एक तो ये 5 वाली कंडीशन और दूसरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली कंडीशन। आई होप आपको ध्यान में रह जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, PNC का क्वेश्चन भी बना के दे दिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, राइट। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।